हेलो फ्रेंड्स। अपने पहले वीडियो में मैंने आपको शिक्षा, शिक्षण, उसके उद्देश्य, उसको प्रभावित करने वाले कारक, बाकी चीज़ें बताई थी। उसमें संप्रेषण टॉपिक रह गया था। इस वीडियो में मैं उसकी बात करूँगा और ऐसे बात करूँगा कि आप संप्रेषण को भूलेंगे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। संप्रेषण संप्रेषण है क्या? क्या होता है? कितना कठिन शब्द है ना, मतलब सही से बोला भी नहीं जाता है। पर ये संप्रेषण का अगर आप मीनिंग समझ लेंगे तो ये काफ़ी सरल हो जाता है। संप्रेषण को हम इंग्लिश भाषा में कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन से एक आधे लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि संप्रेषण होता क्या है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युन्यूज या कम्युनिकेयर से हुई है, जिसका अर्थ है कॉमन। कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों को एक दूसरे से प्रकट करते हैं, अर्थात सूचना का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने भावों, विचारों अथवा संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। तो मतलब कॉमन भाषा में देखें तो संप्रेषण क्या है, मतलब जो हम बातचीत करते हैं ना एक दूसरे से, यही संप्रेषण है, यही कम्युनिकेशन है। ठीक है, मतलब और ऐसी बातचीत नहीं जो एक दूसरे को समझ में ही ना आए, मतलब ऐसी बातचीत जिसमें एक दूसरे से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरा वाला समझता है उन विचारों को। जैसे मैं अपनी बात को आपके सामने रख रहा हूँ, आपको समझ में आ रही है, तो ये कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर आपको समझ में ही नहीं आ रही कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, तो वो संप्रेषण या कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये होता है कम्युनिकेशन, मतलब ऐसे विचार, ये ऐसी भावनाएं जो एक इंसान दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरे वाले को वो भावनाएं समझ में आती हैं। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने क्या क्या दी है, जो शिक्षा शास्त्री थे उन्होंने क्या क्या डेफिनेशन दी है। तो बुकर के अनुसार संप्रेषण वह है जो किसी बात के अर्थ से परिचित कराता है, जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक कोई संदेश लेके जाता है। ठीक है, तो ये बुकर ने अपनी डेफिनेशन दी है। अब हम बात करेंगे कीथ डेविस के अनुसार संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। तो ये दो डेफिनेशन है जो दो मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं, शिक्षा शास्त्रियों ने दी हैं। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम देखते हैं संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व, मतलब हमें क्यों कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, हमें क्यों संप्रेषण की ज़रूरत पड़ती है। पहला तो है विचारों के स्थानांतरण के लिए, मतलब अपने विचारों को दूसरों के सामने रखने के लिए और दूसरों के विचारों को खुद जानने के लिए हमें संप्रेषण की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है शिक्षा के लिए, जैसे मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ या मैं आपसे कुछ सीख रहा हूँ, तो शिक्षा के लिए भी हमें संप्रेषण की आवश्यकता होती है। मनोरंजन के लिए, जैसे आप मूवी देख रहे हैं और मूवी में जो डायलॉग आ रहे हैं आपको वो समझ में नहीं आ रहे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसका, तो वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है। फिर है सामाजिक पारस्परिक प्रभाव के लिए। ठीक है, समाज में अपना प्रभाव दिखाने के लिए, ठीक है, अपनी बातें रखेंगे, दूसरों की बातें को समझेंगे, तो ये भी चीज़ संप्रेषण के अंतर्गत आती है। फिर है वैश्विक जानकारी के लिए। ठीक है, देश विदेश की जानकारी के लिए भी संप्रेषण की आवश्यकता होती है। अब हम संप्रेषण की प्रक्रिया एवं तत्व देखेंगे कि इसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। तो देखिए, प्रेषक, इसमें एक व्यक्ति होता है प्रेषक। ठीक है, और एक होता है ग्राही। जैसे इंग्लिश में कम्युनिकेटर बोलते हैं प्रेषक को, और जो ग्राही होता है उसे अचीवर बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ तो मैं कम्युनिकेटर हूँ। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ तो वो मेरा संदेश है जो आपके तक पहुँच रहा है। ठीक है, और माध्यम क्या है, तो माध्यम यूट्यूब हो जाएगा। यूट्यूब को आप माध्यम ले सकते हैं, या इंटरनेट के माध्यम से आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो ये माध्यम हो जाएगा। उसके बाद जो मैंने आपको समझाया है वो चीज़ आपको समझ में आई है, तो आप फीडबैक देंगे। जैसे आप जो कमेंट्स करते हैं तो वो फीडबैक आप उसे मान लीजिए। ठीक है, वो मेरे लिए फीडबैक है कि मैंने कैसा पढ़ाया, आपको कैसे चीज़ समझ में आई, तो वो फीडबैक हो जाएगा। तो ये प्रोसेस, अब जब भी अगर क्वेश्चन आता है कि संप्रेषण की प्रक्रिया को आपको समझाना है, तो आपको ये फिगर आपको बनाना है वहाँ पे। ठीक है, जिसमें एक प्रेषक होगा जो अपनी बात को कह रहा है, जिसे इंग्लिश में सेंडर भी बोलते हैं या कम्युनिकेटर भी बोलते हैं। तो प्रेषक एक संदेश को भेज, वो कैसे जाता है संदेश, किसी ना किसी माध्यम से जाता है। जैसे कि आप लेटर लिख रहे हैं किसी अपने अपने को देने के लिए, तो आपका जो पोस्ट ऑफिस में होगा वहाँ उस माध्यम से जाएगा। अगर आप इंटरनेट पे चीज़ों को पढ़ रहे हैं, संदेश भेज रहे हैं, तो व्हाट्सअप के माध्यम से जाएगा या इंटरनेट के माध्यम से जाएगा। तो प्रेषक जो होगा वो संदेश भेजेगा, वो किसी ना किसी माध्यम से पहुंचेगा ग्राही के पास, मतलब कि अचीवर के पास, जिससे आप मैसेज पहुंचा रहे हैं। और उस मैसेज को वो पढ़ेगा, उसे वो चीज़ समझ में आएगी जो आप कहना चाह रहे हैं, तो वो फिर अपना फीडबैक देगा, और जो फीडबैक होता है वो दोबारा कम्युनिकेटर के पास जाता है। ये एक प्रोसेस बनती है पूरी, जो कि कहलाती है संप्रेषण की प्रक्रिया। और इसमें जो तत्व होते हैं वो सबसे मुख्य तत्व तीन होते हैं, एक तो प्रेषक, दूसरा ग्राही, और तीसरा फीडबैक या माध्यम। ठीक है, प्रेषक, माध्यम और ग्राही, ये तीन जो तत्व होते हैं ना वो सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। और उसके बाद फिर संदेश और प्रतिपुष्टि। तो ये प्रक्रिया थी। अब हम संप्रेषण के प्रकार देखते हैं। संप्रेषण
दो प्रकार के होते हैं, एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक। मतलब कहने का ये है कि कम्युनिकेशन सिर्फ वो नहीं होता जो हम बोल कर दूसरे को समझाते हैं। कई कम्युनिकेशन में आपने देखा होगा कि इशारों से हम समझाते हैं। जैसे जो गूंगे लोग होते हैं वो बोल नहीं सकते, तो वो इशारों के माध्यम से अपनी बात को दूसरे को समझाते हैं, उन्हें समझ में आती है वो, तो वो भी चीज़ समझ में आ रही है ना दूसरे को, तो वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है। कुछ इशारों में समझा करके बताते हैं, ठीक है, कुछ आंखों के इशारों से बताते हैं। तो ये भी चीज़ें कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती हैं। तो संप्रेषण दो तरह का होता है, एक शाब्दिक वर्बल और दूसरा नॉन वर्बल अशाब्दिक संप्रेषण, ठीक है। शाब्दिक संप्रेषण में मौखिक और लिखित आते हैं, जो हम बोलकर चीज़ों को बताते हैं और जो लिखकर हम चीज़ों को बताते हैं, तो ये शाब्दिक हो जाएगा। अशाब्दिक में हम वाणी के माध्यम से, स्पर्श संपर्क और चक्षु संपर्क, ठीक है, और मुख मुद्राएं, इनके माध्यम से हम चीज़ों को समझाते हैं। तो अब हम देखते हैं शाब्दिक संप्रेषण, वर्बल कम्युनिकेशन। शाब्दिक संप्रेषण संचार में हमेशा दूसरों के सामने विचार एवं भाव प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला मौखिक। मौखिक में क्या होता है कि हम मौखिक रूप से विचारों, भावों और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जैसे बातचीत करके, ठीक है, किसी विषय पे चर्चा करके, वाद विवाद करके, तो ये मौखिक कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन। और लिखित में क्या रहता है, लिखित में हम लिखित रूप से चीज़ों को समझाते हैं। देखिए, इसमें लिखित रूप से विचारों, भावों का आदान प्रदान किया जाता है। इसके द्वारा लिखी गई भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। मतलब भाषा ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे को समझ में आ रही है। ऐसा नहीं कि वो मान लिया नेपाली है या मान लिया कि वो साउथ का है और आप उसे हिंदी में लिखकर किसी चीज़ को समझा रहे हैं, अब उसे हिंदी आती नहीं तो वो चीज़ें उसे समझ में ही नहीं है, तो उसे तेलुगु या जो भी भाषा उसे आती है उस भाषा में लिख कर उसे समझाना पड़ेगा। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें कहानी लेखन या पत्र लेखन है ना, कई तरीके से लिखित जो कम्युनिकेशन होता है ऐसे होता है। फिर हम बात करेंगे अशाब्दिक संप्रेषण की, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अशाब्दिक संप्रेषण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें संप्रेषण को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब अशाब्दिक संप्रेषण ऐसा संप्रेषण होता है जिसमें हम बोलकर या लिखकर किसी चीज़ को नहीं समझाते हैं, ठीक है, किसी न किसी इशारे से हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। इसमें पहला जो होता है वो आता है स्पर्श संपर्क, जिसे बोलते हैं टच। मतलब टच के माध्यम से हम दूसरे को अपनी बात बताते हैं। स्पर्श के माध्यम से व्यक्ति भावों या विचारों को अभिव्यक्त करता है। दृष्टिहीन के लिए यह संप्रेषण बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जो व्यक्ति देख नहीं सकता तो वो टच करके ही किसी चीज़ को बताएगा, इशारों से तो नहीं बता सकता, वो अपनी टच के माध्यम से अपनी बात को दूसरे को बताता है। तो ये टच स्पर्श संपर्क कहलाता है। तो वाणी संचार में क्या होता है, इस संचार में विचारों, भावों की अभिव्यक्ति छोटे छोटे समूहों में आमने सामने रहकर वाणी के द्वारा की जाती है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, व्यक्ति चीख कर, चिल्ला इस तरह अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाता है। आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, जनजाति लोग होते हैं, जो जनजाति होती हैं, वो कई तरीके की आवाज़ें निकालती हैं अपने समूह को अपनी बात बताने के लिए, है ना। तो इस तरह ये वाणी संचार कहलाता है। फिर आता है चक्षु संपर्क तथा मुख मुद्रा। चक्षु संपर्क या मुख मुद्रा के प्रदर्शन से संप्रेषण। इस संप्रेषण को कक्षा में बहुत प्रभावशाली माना जाता है। इससे शिक्षक छात्रों की मनोस्थिति का अनुमान लगा लेते हैं, जैसे प्रसन्नता, क्रोध या भय। बधिरों व गूंगे व्यक्तियों के लिए यह संप्रेषण उपयोगी है। मतलब ये ऐसा संपर्क है, ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें क्या होता है कि जो टीचर होता है वो देख के समझ जाता है कि बच्चा खुश है कि दुखी है, उसे चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। मतलब उसके जो चेहरा होता है ना, उसके रिएक्शन से वो समझ जाता है, ठीक है, कि वो उदासीन बैठा है या काफ़ी जोश में बैठा है, ठीक है, उसे चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, तो ये मुख मुद्रा से वो समझ जाता है। तो ये भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है। अब हम बात करेंगे शैक्षणिक संप्रेषण की। संप्रेषण का यह प्रकार शिक्षक और शिक्षार्थी या कह सकते हैं स्टूडेंट और टीचर्स के बीच होने वाली संप्रेषण या कम्युनिकेशन या बातचीत के आधार पर बांटा गया है। व्यक्तिगत संप्रेषण में टीचर एक समय में एक शिक्षार्थी पर फोकस करता है, ठीक है, जो व्यक्तिगत संप्रेषण है। इसमें क्या है कि शिक्षक जब प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से शिक्षण देता है तो उसे व्यक्तिगत संप्रेषण कहते हैं। मतलब इसमें एक समय पर टीचर एक स्टूडेंट पर फोकस करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्यूशन में हम देखते हैं कि जो टीचर होता है वो एक समय पे एक स्टूडेंट पे फोकस करता है, ठीक है। तो यही व्यक्तिगत संप्रेषण है। और व्यक्तिगत संप्रेषण के कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं, तो हम उनके गुण और दोष को देख लेते हैं। इसका गुण है कि यह मंद बुद्धि, प्रखर बुद्धि दोनों प्रकार के छात्रों के लिए उपयोगी है। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर इसमें शिक्षा दी जाती है। मतलब इसमें बालक की रुचि, आवश्यकता और बुद्धि स्तर का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और इसके जो दोष हैं उन्हें देख लेते हैं। इसका मुख्य दोष है कि बालक के दृष्टिकोण को संकुचित बना देती है। संकुचित से यहाँ पे अर्थ है कि किसी दूसरे बच्चे या किसी दूसरे व्यक्ति के जो दृष्टिकोण होता है ना, उसे जानने का मौका नहीं मिलता इसमें। और प्रेरणा, प्रोत्साहन और प्रतिस्पर्धा जैसे भावों का विकास नहीं हो सकता,
ठीक है, विकास नहीं किया जा सकता है। और ये अव्यवहारिक विधि है क्योंकि इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति पर फोकस किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे सामूहिक संप्रेषण की। सामूहिक संप्रेषण का अभिप्राय है कक्षा शिक्षण से। इसमें शिक्षक जो होता है वो कक्षा के सभी छात्रों को सामूहिक रूप से एक साथ शिक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, मतलब जो संप्रेषण क्लासरूम में होता है, ठीक है, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, उसी को सामूहिक संप्रेषण कहते हैं। इसमें शिक्षक जो होता है वो एक साथ कई बच्चों को पढ़ाता है। आपने देखा होगा क्लासरूम में, है ना, कई बच्चे होते हैं और एक शिक्षक होता है। तो जो वहाँ पे संप्रेषण होता है उसी को सामूहिक संप्रेषण कहते हैं। अब इसके गुण देख लेते हैं। इसमें गुण में क्या है कि यह सरल एवं व्यवहारिक विधि है। ठीक है, सरल इसलिए क्योंकि एक साथ कई बच्चों को आपको पढ़ा देना है। और छात्र में अनुकरण की भावना का विकास होता है क्योंकि छात्र अनुकरण करते हैं टीचर्स का, जो वो उन्हें सिखाते हैं उनका अनुकरण करते हैं। यह सरल व कम खर्चीली है। सरल भी है और कम खर्चीली इसलिए क्योंकि एक साथ आपको सभी बच्चों को पढ़ा देना। अब हम देखेंगे सामूहिक संप्रेषण के दोष। यह विशिष्ट बालकों के लिए उत्तम नहीं है। अब विशिष्ट बालकों से मतलब है कि ऐसे बालक जिनमें कोई ना कोई दोष रहता है, जैसे या तो वो ऊंचा सुनते हैं, या वो सुन नहीं सकते, या वो देख नहीं सकते, मतलब किसी न किसी तरह का उनके अंदर दोष होगा। ऐसे बालकों को विशिष्ट बालक बोला जाता है। दूसरा है शिक्षक का बालकों से व्यक्तिगत संपर्क नहीं बन पाता क्योंकि वो व्यक्तिगत तौर पर उनसे जुड़ ही नहीं पाते, क्योंकि एक साथ 40 बच्चों पर उन पर फोकस करना होता है। जबकि व्यक्तिगत जो संप्रेषण था उसमें क्या होता है, एक एक बच्चे पर फोकस करना था, तो वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से वो जुड़ जाते हैं और यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से उनका संपर्क नहीं हो पाता है। तीसरा है कि समय सारणी के आधार पर शिक्षक व छात्र को संकुचित दायरे में बांध दिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक टाइम होता है, फिक्स टाइम होता है, जिसमें जो टीचर होगा वो छात्रों को पढ़ाएगा और उतने टाइम तक ही वो उनके साथ रहता है। उसके बाद वो उसकी क्लास खत्म हो जाती है और वो बाहर चला जाता है। ठीक है, यही होता है ना, फिक्स टाइम पीरियड रहता है। अब हम देखेंगे प्रभावी संप्रेषण के तरीके, मतलब किस तरह से अपने संप्रेषण को प्रभावी बना सकें। पहला है संप्रेषण आदेशात्मक ना होकर निर्देशात्मक होना चाहिए। मतलब संप्रेषण इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप किसी चीज़ को आदेश दे रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि बच्चे आदेश नहीं मानते, उन्हें आपको निर्देश देना पड़ेगा, एक एक चीज़ करके सिखानी पड़ेगी, एक एक करके चीज़ों को बताना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। अगर आप उन्हें आदेश देंगे तो वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं सीखेंगे और संप्रेषण जो होगा आपका प्रभावी नहीं होगा। दूसरा है कक्षा का वातावरण कठोरता एवं निरस्ता से युक्त ना होकर सरलता सहजता से पूर्ण होना चाहिए। मतलब कक्षा का वातावरण ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे आपसे डर, कठोर भी नहीं होना चाहिए कि बच्चों को चीज़ें नहीं आ रही लेकिन वो आपसे पूछने से डर रहे हैं। ठीक है, और ना ही इतना उबाऊ होना चाहिए कि उन्हें निरस्ता, चीज़ को समझे ही ना, उन्हें नींद आए, ऐसा भी नहीं रखना है। तो अब तीसरा देखते हैं, प्रभावी संप्रेषण के लिए छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता मैंने आपको कई बार बताया कि उनकी रुचियों का ध्यान, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान, उन्हें क्या पसंद है, क्या कैसे चीज़ें उन्हें समझ में आ सकती हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी प्रभावी संप्रेषण हो सकता है। और क्या, प्रभावी संप्रेषण के लिए शिक्षण के उद्देश्य स्पष्ट एवं विशिष्ट होने चाहिए। मतलब बच्चों को पता होना चाहिए कि वो चीज़ जो पढ़ रहे हैं वो उनके किस काम की है। फिर क्या है, प्रभावी संप्रेषण के लिए संप्रेषण एक तरफा नहीं होना चाहिए। मतलब प्रभावी संप्रेषण वो होता है जो दोनों तरफ से हो। ठीक है, मतलब सेंडर जो मैसेज दे रहा है तो रिसीवर को भी समझ में आना चाहिए वो मैसेज क्या है, तभी तो वो फीडबैक देगा। अगर वो फीडबैक ही नहीं दे रहा तो आप कह सकते हैं कि वो संप्रेषण प्रभावी नहीं है। ठीक है, तो ये थे इसके तरीके प्रभावी संप्रेषण के। अब हम देखेंगे संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जो संप्रेषण में बाधा होते हैं और बाधा उत्पन्न करते हैं। पहला है संप्रेषण माध्यम की कमियां संप्रेषण में बहुत अधिक बाधक सिद्ध होती हैं। मतलब कि जो माध्यम होता है, मैंने आपको बताया था कि सेंडर एक मैसेज भेजता है जो किसी ना किसी माध्यम से रिसीवर तक पहुंचता है। अगर वो माध्यम ठीक नहीं होगा तो मैसेज हमारा सही से नहीं पहुंच पाएगा। जैसे क्या है, आप मेरे मैसेज को या जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये एक तरीके का मैसेज है, ये आप यूट्यूब के माध्यम से मेरा देख रहे हैं। ठीक है, नेट के माध्यम से देख रहे हैं। अगर इंटरनेट सही से काम नहीं करेगा, ये यूट्यूब सही से काम नहीं करेगा तो आप मेरे मैसेज को या मेरा जो पढ़ाया हुआ है आप सही से समझ नहीं पाएंगे। तो यही माध्यम है। तो माध्यम भी संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करती हैं अगर वो ठीक ना हो तो। दूसरा है रुचि का अभाव, संप्रेषण को प्रभावित करता है। अगर आप उस चीज़ में रुचि नहीं है, आपको वही चीज़ पढ़ाई जाए तो आप उसे अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक संप्रेषण को प्रभावित करने वाला कारक है। तीसरा है भाषा सरल व स्पष्ट ना हो तो संप्रेषण प्रभावित होता है। शोर भी संप्रेषण में होने वाली सबसे बड़ी बाधा है। मतलब अगर शोरगुल वाले स्थान पर क्लास चल रही है तो वो भी संप्रेषण में बाधा का काम करती है। फिर है वातावरण जनित परिस्थितियाँ जिसमें संप्रेषण की प्रक्रिया क्रियान्वित होती है। यदि ये अनुकूल नहीं है तो संप्रेषण की प्रक्रिया प्रभावित होगी। मतलब कि जैसे कि आंधी तूफान का मौसम है, ठीक है, या बारिश का मौसम है और काफ़ी बादल आए हुए हैं तो अंधेरा हो जाता है क्लास में, तो ऐसे टाइम पे भी जो संप्रेषण की क्रिया होती है वो प्रभावित।
अब हम देखते हैं संप्रेषण की कक्षा शिक्षण में उपयोग। तो संप्रेषण की हम कक्षा शिक्षण में उपयोगिता देख लेते हैं। पहला है, कक्षा अध्यापन में दोनों पक्षों को क्रियाशील रखने में संप्रेषण महत्वपूर्ण है। मतलब कि शिक्षण भी इससे क्रियाशील रहता है, जो शिक्षक होता है, और जो स्टूडेंट होते हैं वो भी क्रियाशील रहते हैं। ठीक है, उसमें संप्रेषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा, संप्रेषण भाषा के विकास में सहयोग करता है। मतलब जैसे हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं, अपनी बातचीत करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो भाषा का विकास होता है वो बहुत अच्छा होता है। शाब्दिक तथा अशाब्दिक संप्रेषण अनुभवों को बढ़ावा देता है। शाब्दिक से आप समझ रहे हैं कि जो बोलकर संप्रेषण किया जाता है, और शाब्दिक से मतलब है जैसे कि आपको शाबाशी देना। ठीक है, तो ये जो अनुभव होते हैं ये अनुभवों को बढ़ावा देते हैं। फिर है, कक्षा अध्यापन को सक्रिय तथा रुचिपूर्ण बनाने में सहयोग करता है। मतलब संप्रेषण जो होता है ना, इसमें क्या होता है, टीचर स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं या स्टूडेंट स्टूडेंट बातें करते हैं, तो क्या होता है, कक्षा अध्यापन सक्रिय बना रहता है और रुचिपूर्ण बनता है। फिर है, पृष्ठ पोषण देने में महत्वपूर्ण है। मतलब फीडबैक देने में महत्वपूर्ण है। फीडबैक से मतलब है टीचर आपको जो पढ़ा रहा है तो आप उसे फीडबैक देते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे फीडबैक देते हैं कमेंट्स के जरिए। ठीक है, अपनी बात रख कर। तो यही कहना चाह रहा है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। तो ये आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आपको जो भी प्रॉब्लम इसमें आती है आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते